हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शारीरिक रूप से तो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, पर मानसिक रूप से इंसान को नोच खाती है। मुझे लगा कि लोगों तक इस कहानी को पहुँचाना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। दोस्तों, हमारे समाज में धर्म और जाति के अलावा एक तरह का भेदभाव और है, जो इंसान को इंसान से अलग करता है। वो भेदभाव है रंगों का। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही बेहतरीन फ़िल्म को लेकर आया हूँ जिसका नाम है इमागो। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू हुई। वहाँ हम एक नम्रता नाम की लड़की को देखते हैं जो कि विटिलिगो नाम की बीमारी से ग्रसित है। एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा के कुछ हिस्सों से रंग द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिसके कारण सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। घर पर नम्रता को लेकर कुल 3 सदस्य हैं, माँ और उसके नाना जी। पिता शायद अब इनके बीच नहीं। माँ उसी गांव में एक छोटा सा टेलर शॉप चलाती है। नम्रता को तो सभी उसके नाम से ही बुलाते हैं, पर माँ प्यार से उसे अक्सर नमू कहकर बुलाती है। इस बीमारी ने नम्रता को बिल्कुल एक अलग ही इंसान में बदल दिया था, क्योंकि लोग इसे एक छुआछूत की बीमारी मानते हैं। लोगों के मन में उसके एक अलग ही तरह के विचार हैं, जिस वजह से लोग उससे बात तक नहीं करना चाहते। जब भी वो तैयार होकर स्कूल के लिए गांव की गलियों से गुजरती, तो सभी की निगाहें उस पर अटक जाती, मानो जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। सोशल एंजाइटी की वजह से वो किसी से नज़रें भी नहीं मिला पाती। उसी गांव में एक सलीम नाम का छोटा लड़का भी रहता है। नम्रता अक्सर उसके साथ ही स्कूल जाती, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता। आज नम्रता ने कहा कि इस साल पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी माँ उसे कोल्हापुर हॉस्टल भेजने वाली है, जहाँ वो अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। वहाँ वो अपने मामा के पास रहने जाएगी। उसका सारा दिन चिंता में ही बीत जाता। क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा या नहीं, या वो सारी ज़िंदगी इसी तरह अकेली रह जाएगी। वो खुद के ही सवालों में जवाब तलाश करती। नम्रता को किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है। उसी क्लास में एक लड़की है कोमल, जो नम्रता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। शायद उसकी वजह उसकी बीमारी ही है, और ना ही वो उसे किसी तरह के खेल में भाग लेने देते। अब वो भी अपने इस जीवन के साथ ढलने की कोशिश में लगी थी। सलीम के साथ ही स्कूल आना जाना। घर जाने के बाद वो अपने नाना जी की भी देखभाल करती, और जब भी वक्त मिलता तो वो सलीम के साथ उसके पिता के फार्म पर चली जाती। वहाँ काफ़ी कबूतर और मुर्गियाँ पाल रखे थे। उसे सफ़ेद कबूतरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। शाम खाने पर उसकी माँ और नाना जी के बीच बातचीत होने लगी, जिसमें नमू को कोल्हापुर भेजने के बारे में चर्चा हो रही थी। शायद अगले साल वो नमू का दाखिला कोल्हापुर कॉलेज में करवा देंगे। उसे साहित्य से काफ़ी लगाव है। अक्सर उसकी शाम किताबों में ही डूबती। वो किताबें एकमात्र रास्ता थी इन सामाजिक नीतियों से बाहर निकलने का। अपने माँ के टेलर शॉप से लाई हुई मैगज़ीन में उन खूबसूरत लड़कियों को देख उसका मन बेचैन हो उठता। आखिर वो इन जैसी क्यों नहीं। हर रात खुद को कोसने में और समझने में ही गुजर जाती। छुट्टी के दिन घर की साफ सफाई करना और खुद को आईने में घंटों तक निहारना, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं। तो इन्हीं सब कामों में वो खुद को व्यस्त कर लेती। जब इनसे फुर्सत मिल जाती तो सलीम को लेकर पास के किले पर घूमने निकल जाती। वहाँ वो अपने ही स्कूल के प्रेमी जोड़ों को छिप कर देखती, जो एक दूसरे में समा जाने को बेताब बैठे हैं। उन प्रेमी जोड़ों को देख मन बेचैन हो जाता। ये उम्र ही ऐसी है जहाँ थोड़ा बचपन और थोड़ी जवानी होती है। इसलिए आज उसका खाने पर भी ध्यान नहीं। माँ के बार बार बुलाने पर उसने किसी तरह माँ की तरफ मुड़कर देखा। आज रात काली और लंबी लगने लगी। रात ही उठ आईने में देख खुद को संवारने लगी। क्या उसे कोई इस तरह प्यार नहीं करेगा, या बस वो एक घृणा का पात्र बनकर ही रह जाएगी। ये सारी बातें उसके मन पर किसी पत्थर सी चोट करने लगी। दूसरे दिन स्कूल की छुट्टी थी। माँ ने काम पर जाते वक्त कहा कि घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। पर नमू कहाँ एक जगह रहने वाली। माँ की बात न सुनकर वो बाहर टहलने चली गई। उसने सलीम को भी साथ ले लिया। दोनों पास के किले पर खेलने चले गए। नमू उस किले की दीवार पर चौक से कुछ आकृति बनाने लगी। उसी वक्त वहाँ एक व्यक्ति आ गया।
उसने दोनों को दीवार खराब करने से मना किया। थोड़ा डांटने पर सलीम वहाँ से भाग गया। उसने कहा कि ये हमारी धरोहर है, इस पे आकृति बनाकर इसे बेकार नहीं करना चाहिए। उसकी बातें सुन नमू डर कर रोने लगी। जब उस व्यक्ति ने उसे आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो व्यक्ति इस गांव में शायद नया था, क्योंकि नमू ने उसे पहले यहाँ नहीं देखा। यहाँ कोमल स्कूल के वॉशरूम में खुद को काफ़ी संवारती। कहीं न कहीं वो नमू के मन में ईर्ष्या पैदा करने की कोशिश करती। एक हद तक वो अपने इरादों में सफल भी दिखाई देती। उसी दिन स्कूल में नया टीचर आया था। ये कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जिसकी मुलाकात कल नमू से हुई थी। इस टीचर का नाम राजीव है। दूसरे टीचर से बिल्कुल अलग मालूम पड़ता है। ये किताबों में घटित घटनाओं से ज़्यादा असल ज़िंदगी में घटने वाले मुद्दों पर विचार करता है। आज पहले ही दिन उसने काफ़ी गहरी और बारीक चर्चा की। आज से पहले इतनी बारीक चर्चा किसी ने नहीं की। जब भी नमू स्कूल छूटने के बाद रास्ते से गुजरती तो बाहर खड़े कुछ लड़कों का ग्रुप उसकी बीमारी को लेकर व्यंग करने लगते। नमू उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। वो बिना कुछ कहे वहाँ से गुजर जाती, क्योंकि ये रोज़ की बात थी। यहाँ तक कि उसने इसकी शिकायत भी किसी से नहीं की। रात सोते वक्त उसने अपने नाना से कह दिया कि वो शहर कॉलेज नहीं जाएगी, पर नाना ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज राजीव ने उनके बीच काफ़ी बातें कही जो भविष्य में उनके जीवन में काम आ सके। कल उसने सभी को किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने को कहा था। सबने अपनी लिखी हुई बुक दी थी। उसमें से एक बुक उठाकर वो पढ़ने लगा। ये निबंध उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ये निबंध था तितली पर। तितली आज़ादी का प्रतीक है। उन छोटे छोटे पंखों पर कई तरह के रंग होते हैं। हर तितली के अलग रंग। रंगों का भेद तो सिर्फ इंसानों के समाज में है। तितलियों के समाज में कोई भेदभाव नहीं, और ना उन्हें एक दूसरे के रंग को देख ईर्ष्या होती है। ये निबंध किसी और ने नहीं, नमू ने लिखा था। इतनी कम उम्र में इतने गहरे विचार, जिसने राजीव को पूरी तरह से मनोमुग्ध कर दिया। नमू ने घर जाकर अपनी बुक खोलकर देखी। उसे निबंध पर A+ मिला था। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने इस निबंध से नमू ने राजीव के मन में एक जगह बना ली थी। राजीव भी अब उसे नाम से पहचानने लगा। आज तो उसने कोमल को भी डांट लगाई और कहा कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो नम्रता से पूछ ले। ये सुन कहीं न कहीं कोमल के अहंकार को एक धक्का जरूर लगा, क्योंकि वो नमू को जरा भी पसंद नहीं करती। बाहर जाते वक्त उसने नमू की बुक ले ली और कहा कि वो कल उसे लौटा देगी। दूसरे दिन स्कूल में 15 अगस्त राष्ट्रगान के लिए नम्रता देशपांडे का नाम पुकारा जाने लगा, पर नमू क्लास में छिपकर बैठी है। राजीव उसे ढूंढता हुआ ऊपर गया। वो समझ गया कि शायद वो लोगों के सामने जाने में हिचकिचा रही है। नम्रता किसी तरह स्टेज पर आई। राजीव ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसे नमू की जगह एक डरी सहमी लड़की नजर आई। इसकी वजह एक ही है, वो औरों जैसी नहीं। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उस दिन जब नमू स्कूल से घर गई तो देखा नाना कुर्सी से नीचे गिरे हुए हैं और उनकी मौत हो गई है। वो पूरी तरह से टूट गई। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया। नमू स्कूल नहीं गई। यहाँ राजीव परेशान, आखिर नम्रता इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई? आखिर क्या बात हो गई होगी? कहीं उसने कुछ कर न लिया हो? उसी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसने नमू के घर का पता पूछा। राजीव किसी तरह नमू के घर पहुंचा। वहां माँ ने नम्रता के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की और बताया कि ये बीमारी हमारे परिवार में किसी को नहीं थी, न जाने ये नमू को कैसे हो गई। इस पर राजीव ने उसे टोक दिया और कहा कि न जाने लोग इस बात को कब समझेंगे कि विटिलिगो कोई बीमारी नहीं, किसी की फिजिकल अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम असल ज़िंदगी में क्या हो। राजीव ने वहाँ नमू की काफ़ी तारीफ़ की। नम्रता कमरे से उनकी सारी बातों को सुन रही थी। जाते हुए राजीव ने कहा, उसे आप मेरे पास भेजिए। स्कूल छूटने के बाद मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। अब राजीव स्कूल में उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। कभी वो लंच में उसके टिफ़िन से एक निवाला खा लेता और कभी प्यार से उसके कंधे पर हाथ भी रख देता, ताकि नमू के मन में इस सोशल एंजाइटी को दूर किया जा सके। क्योंकि ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं,
पर अब चीज़ें अलग ही ढंग से चलने लगी। कहीं न कहीं नमू उसकी बातों को समझ नहीं पाई। अब उसके भीतर काफ़ी बदलाव आने लगे। अब वो स्कूल जाने से पहले खुद को आईने में देख घंटों संवारती। क्लास से जाते वक्त राजीव ने उसे रोककर अपने पास से एक किताब दी, क्योंकि उसे पता था नमू को पढ़ने में काफ़ी रुचि है। पर यहाँ चीज़ें एक अलग ही मोड़ ले चुकी थी। राजीव की इस हमदर्दी को कहीं न कहीं नमू समझ नहीं पाई, क्योंकि नमू अभी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ सही गलत के बीच अंतर कर पाना बेहद मुश्किल था। दूसरे दिन स्कूल छूटने के बाद दोनों वही स्कूल के बाहर बैठ गए। यहाँ राजीव ने उससे अपने स्कूल का जिक्र किया जब वो 10th क्लास में था। एक बार उसका दोस्त एक नए फैशन की शर्ट स्कूल में पहन कर आया। उसके बाद एक दूसरे लड़के ने भी वही शर्ट ले लिया। इसी तरह उसका देख पूरे क्लास ने उस एक ही डिज़ाइन की शर्ट ले ली। अब सिर्फ राजीव उस क्लास में अकेला था जिसके पास वो शर्ट नहीं। सारे लड़के उसका मजाक बनाने लगे कि उसे फैशन की कोई सेंस नहीं, इसे तो कोई लड़की भी पसंद नहीं करेगी। रोज़ रोज़ उनकी बातों से तंग आकर एक दिन वो घर गया और शर्ट खरीदने की मांग की। किसी तरह राजीव ने शर्ट ले ली। उसके बाद वो अपने पड़ोसियों को शर्ट का दिखावा करने लगा। कुछ दिनों बाद राजीव का स्कूल ख़त्म हुआ और वो कॉलेज जाने लगा। एक दिन उसी कॉलेज में उसके स्कूल का दोस्त मिल गया और इत्तेफाक से राजीव ने उस दिन भी वही शर्ट पहनी थी। उसकी शर्ट देख उसका दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यहाँ उसके दोस्त ने बताया कि स्कूल में उसने दिव्या से 50 रुपए की शर्त लगाई थी कि वो स्कूल के सभी लड़कों को पोल्का डॉट्स वाली शर्ट खरीदवा कर दिखाएगा। रोज़ लड़कों का मजाक बनाना कि उन्हें फैशन का सेंस नहीं, इसलिए सभी ने वो शर्ट खरीद ली और उसका दोस्त शर्त जीत गया। ये सुन राजीव को एक जोर का झटका लगा कि एक 50 रुपए की शर्त के लिए उसने 100 रुपए की शर्ट ले ली और वो इतने दिनों तक झूठ में जिया। उससे ज़्यादा मूर्ख इंसान तो इस संसार में नहीं होगा। यहाँ राजीव ने नमू से बताया कि ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सभी की कहानी है। इस शर्त में राजीव का दोस्त भी मूर्ख बना। 50 रुपए की बेट के लिए उसने 100 रुपए की शर्ट खरीद ली। पर उससे ज़्यादा मूर्ख तो वो लड़के थे जो सुम्या की तरह दिखना चाहते थे। ये दुनिया भी इसी तरह से काम करती है। लोग चाहते हैं कि हम उन जैसे बन जाए, पर हमें इस भीड़ से निकलकर खुद की पहचान खोजनी होती है। हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। शायद आज की चर्चा को नमू अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगी। अब नमू के भीतर काफ़ी सुधार आने लगे। वो खुद को पहले से बेहतर और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। पर इन्हीं सब के बीच उसके भीतर एक और बात घटने लगी। अब वो राजीव के भीतर एक प्रेमी को तलाश करने लगी। हालांकि इन सभी पर नमू का भी बस नहीं। ये उम्र का पड़ाव किसी नदी की मझधार सा था जिसमें वो बहती चली जा रही थी। आज सुबह उसने वही ड्रेस पहन ली जिसमें रात उसने खुद को सपने में देखा था, पर अब भी कहीं न कहीं वो अपने रंग को लेकर चिंता में है। अब वो हर पल राजीव के बारे में ही सोचा करती और अब राजीव भी इस बात से वाकिफ़ हो चुका था कि आखिर नमू के मन में क्या चल रहा है। एक दिन शाम वो राजीव के घर आ गई जहाँ वो उन्हें क्लास पढ़ाया करता था। पूछने पर नमू ने बताया कि कल वो यहाँ अपनी किताब भूल गई थी। राजीव को पता था कि नमू झूठ कह रही है। थोड़ी देर बाद किताब न मिलने पर वो वहाँ से चली गई। राजीव को सारी बातों की खबर होते हुए भी वो उसे रोकना नहीं चाहता। अब स्कूल में भी वो राजीव को दूसरी महिला टीचर से बात करते हुए देखती तो उसे ईर्ष्या होने लगती। अब वो भीतर ही भीतर घुटने लगी कि आखिर वो राजीव को कैसे बताए कि वो उसे पसंद करती है। ये काफ़ी मुश्किल घड़ी थी नमू के लिए। दूसरे दिन स्कूल शुरू होने से पहले ही स्कूल के बाहर राजीव ने कोमल को किसी लड़के से बात करते हुए देखा, लेकिन वो आज स्कूल में नहीं आई। दूसरे दिन उसने प्रिंसिपल ऑफिस में कोमल के पेरेंट्स को बुलाया। वहाँ उसके बैग से लिपस्टिक, क्रीम और सेलफोन मिला। उसके पेरेंट्स ने भी उसे काफ़ी डांट लगाई। पढ़ाई की आड़ में न जाने वो किस तरह के कामों में लगे हैं। हम देखते हैं स्कूल का अंतिम दिन था। शाम वो तैयार होकर क्लास गई, पर पावर कट होने के चलते सबको जल्दी छोड़ दिया गया। नमू वहीं खड़ी रही। उसने राजीव को उसकी दी हुई किताब लौटाई और नमू ने कहा कि वो उसे बहुत पसंद करती है। उसके इतना कहते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया।
राजीव ने उससे कुछ नहीं कहा। नमू भी वहाँ से चली गई। राजीव की खामोशी में उसे अपना जवाब मिल गया था। उसके आँख से आंसू बहने लगे। वो स्कूल में राजीव के साथ बिताए हुए सभी खूबसूरत पलों को याद करने लगी। वक्त बीत गया। कुछ दिनों बाद हम राजीव के हाथों में एक बुक देखते हैं। उसमें कुछ चित्र थे जो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस को शो करते हैं, लार्वा, पूपा और आखिरी इमागो। अगले दृश्य में हम नमू को कोल्हापुर के हॉस्टल में देखते हैं, जहां उसके स्कूल के 2 दोस्त और हैं, कोमल और शिल्पा। कोमल अब उसकी अच्छी दोस्त बन गई है। अब नमू खुलकर सबसे इंटरैक्ट करती है। वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। शायद अब उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं नमू एक बस में सफ़र कर रही है और कहानी इसी खूबसूरत दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, रिसर्चर ने पता लगाया है कि विटिलिगो से दुनिया की लगभग 1% आबादी अफेक्टेड है। वहीं कुछ रिसर्चर्स ने इसका एक एस्टीमेट फिगर बताया, जिसमें दुनिया की 1.5% आबादी इससे अफेक्टेड है। आंकड़ों की बात की जाए तो 70 मिलियन के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इस कंडीशन के बारे में बात करें तो ये किसी भी तरह से नुकसानदेह और घातक नहीं है, पर ये रह रहकर आपको अपने लिए बुरा महसूस करवाता है। सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो जाता है। कई ट्रीटमेंट से अफेक्टेड स्किन के कलर को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, पर इसके लगातार उड़ते कलर को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लगभग 10 से 20% लोग ही विटिलिगो से फुल्ली रिकवर कर पाए हैं। कई लोग 20 साल की उम्र से पहले ही इसके शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी, क्या विटिलिगो से ग्रसित लोगों की शादी होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि विटिलिगो पर्सन से शादी न करने का भी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से इन्फेक्टियस नहीं है। मैं फिर बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। ये फिल्म मेरे लिए किसी मेडिटेशन से कम नहीं थी। इस फिल्म को देख मुझे तारे ज़मीन पर फिल्म की याद आ गई। हालांकि ये दोनों फिल्म बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर बनी है, पर दोनों ही फिल्म हमें यही बात बताती है कि एवरीवन इज़ यूनिक। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। तुम जैसा ना कोई था, ना है और ना भविष्य में आएगा। दूसरों जैसा बनने की दौड़ ही तुम्हारी चिंता का एकमात्र कारण है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जाओ पूरी दुनिया के चक्कर लगा कर आओ। तुम जैसा कोई न पाओगे, क्योंकि है ही नहीं। जिस दिन तुमने खुद को वैसे स्वीकार कर लिया जैसे तुम असल में हो, उस दिन तुम्हारी सारी चिंता और दौड़ भी ख़त्म हो जाएगी। आज राजीव जैसे टीचर की ज़रूरत हर किसी की ज़िंदगी में है, जो हमें मुसीबतों से भागना नहीं सिखाता, जो हमें डट कर लड़ना सिखाता है। दोस्तों, आज की फ़िल्म उन लोगों को डेडिकेट की गई है जो भी लोग विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।